Good afternoon. Good afternoon. I have sent the 2 modules syllabus at your WhatsApp. Have you seen that syllabus? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the module 2, in module 2, basically you focus on the inventory systems, and queuing systems, and third one is distributions. ठीक है? Third one is distributions, and one more thing is simulation softwares or languages. ठीक है? What we have studied in the module 1? Either 1 by 1, random number generation, probability, Monte Carlo simulations, so many things, value of pi, random walk problem, integration problem, to find the integration, area of the irregular figure, है ना? And one more thing, chemical reactor, and others, fighting problem, that is a pursuit problem. नीचे दिख नहीं रहा. Okay. Chemical reactor दिख रहा है? एरिया तक दिख रहा है. एरिया ऑफ Area तक दिख रहा है. Okay. So I am writing it here. Chemical reactor. Pursuit problem. Exterior plastics. Exterior plastics. और बताइए क्या क्या था हमने सिलेबस में? फिर थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिए अपनी तरफ. मेरे ख्याल से ये इधर घूमेगा. अब देखें जरा. अब ठीक है. So exterior plastics, chemical reactor, pursuit problem, and one more things, correlation part, mean, median, mode, variance, standard deviation, concept of probability, right? So in this distribution, how many distributions you know? जरा नाम बताइए. How many distributions you are familiar? You are familiar with exponential distribution? You are familiar with binomial distribution? Negative वाले में. Not visible? Negative. Negative binomial. अब उधर की तरफ नहीं दिख रहा. ये दिख रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पे तो दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है. हाँ यहाँ दिख रहा है. So it is we have worked on exponential distribution, Poisson distribution. binomial,
negative binomial, normal distribution, So Poisson distribution. ये सब डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेकंड मॉड्यूल में कंसीडर करिएगा आप, है ना। मतलब इसमें आप बहुत क्लियरली समझ लो कि मॉड्यूल 2 में आपको क्या कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर इन्वेंटरी सिस्टम्स, स्कीम सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, पॉजिटिव बाइनोमियल, पॉइजन, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर यू हैव टू कंसीडर इन मॉड्यूल 2, राइट। इन्वेंटरी सिस्टम, स्कीम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस थ्योरी पार्ट। इस थ्योरी पार्ट को थोड़ा मैं बता दूं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस, है ना। तो एक वर्ड चलता है, जैसे अभी एक लैंग्वेज में हम लोग फोकस कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, मैटलैब पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस होती हैं सिमुलेशन के वर्क को इजी करने के लिए, है ना। मैटलैब में आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सिमुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे सिम स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है ना। सिम स्क्रिप्ट में भी होता है, जीपीएसएस है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस हैं। तो डीएस हीरा की बुक में ये जो थ्योरी पार्ट है, ये आप बता देता हूं मैं, चैप्टर नंबर सिमुलेशन लैंग्वेजेस, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 229। आपके पास बुक्स हो तो जरा खोलिए, पेज नंबर 229, सिमुलेशन लैंग्वेजेस, इट इज विजिबल, देखो सिमुलेशन लैंग्वेजेस। तो इसका थ्योरी पार्ट जो है ये आप पढ़ लेना। तो मैं जरा से इसकी हेडिंग बता देता हूँ क्या क्या है ना। मेरिट्स ऑफ द सिमुलेशन लैंग्वेजेस, है ना। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द प्रोग्रामिंग। हर व्यक्ति प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं हो सकता है, तो कुछ इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं, है ना, जिसमें जस्ट यू हैव टू इनपुट द डाटा एंड सिमुलेशन विल बी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू दैट डाटा, है ना। लेकिन वो लिमिटेड ही होता है, यदि कोई चेंजेस करना है हमें सिस्टम के अंदर तो फिर लैंग्वेजेस ही बेहतर होती है, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ द सिमुलेशन लैंग्वेजेस, मेरिट्स ऑफ द जनरल पर्पस लैंग्वेजेस, और ये सब थ्योरी पार्ट है ना। हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मॉडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा मॉडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही वो लैंग्वेज सुपीरियर कहलाएगी, ठीक है। एक वर्ड और आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन। जानते हैं आप इसे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन नाम से पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन। जब सिमुलेशन का जो स्कोप, जो भी हमारा वर्क है उसका यदि स्पान बहुत ज्यादा है ना, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस है, then we divide our simulations on different computers. Let there are 6 computers. So our total simulation work is divided on these 6 systems. So that's why the simulation is distributed between these systems. So this is known as distributed simulation. When we divide our simulation work on different computers, then that division of the parallel, that is parallel simulation work, is known as distributed simulation. ठीक है, तो पेज नंबर 208 पे दे रखा है। पेज नंबर 208 पे ये दे रखा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, हाँ दे रखा है। फिर ये भी जरा सा आप देख लेना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन इट इज गिवन, है ना। 2 पैरा दिए हुए हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। गुड, तो 229 से थोड़ा सा और आगे देखें तो आप जरा सा जो थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे उसमें मेरिट्स ऑफ द सिमुलेशन लैंग्वेज और डिजायरेबल फीचर एंड ऑफ द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, है ना। किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिजायरेबल फीचर होने चाहिए, तो उसके अंदर मॉडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ईज ऑफ मॉडलिंग होना चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी टू वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स, है ना। वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना। विंडोज पे भी चल जाए, लाइनक्स पे भी चल जाए, कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए उसकी, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिमुलेशन टूल्स, है ना, लाइब्रेरीज, वर्ल्ड व्यू,
तो अब इसमें कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो 10.8 देखिए पेज नंबर 234 पर, ठीक है। तो 10.8 में क्या लिखा हुआ है, 234 पर सिम्स स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, है ना, सिम्स स्क्रिप्ट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। सिम्स स्क्रिप्ट इज जनरल सर प्रोग्राम। नहीं मिल रहा। 10.8 पेज नंबर 234 देख लिया 234 पे, तो GUI बेस्ड सिस्टम वगैरह लिख रहे हैं। 10.8 नीचे देखो बॉटम में, ओके, है ना। 10.8 सिम स्क्रिप्ट, दिस इज वन लैंग्वेज। सिमिलरली स्लैम सेकंड 10.9 दैट इज अनदर लैंग्वेज, है ना। सीमान इट अनदर लैंग्वेज। तो मेनली आपको फोकस जो करना है वो सिमुलेशन लैंग्वेजेस पे करना है। तो इस चैप्टर में से आप लैंग्वेजेस वाला पार्ट, कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, वो आप यहाँ से थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो जीपीएसएस के बारे में है 10.11, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, ठीक है। This is the important part. One more important thing is also there. That is how will you verify the models? How will you verify the models? So verification of the model, validation of the model. So there is a flow diagram is given. So where that diagram is given in the book, do you know? That is given on page number. देखिए जरा कहां पर गिवन है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. It is mentioned somewhere. Verification and validation. Yes, it is given on page number 195. Page number 195 पर देखें, there is a flow diagram given. So what is mentioned over there? Initially you are having some real system. इस डायग्राम में क्या है, there is a real system. जैसे इनवर्टिंग सिस्टम एक रियल सिस्टम है, क्यूइंग सिस्टम एक रियल सिस्टम है ना. हमने बहुत सारे सिस्टम्स पे काम किया है. डेंटिस्ट का सिस्टम है ना, डेंटिस्ट दैट इज ए रियल सिस्टम. सो वी हैव ए रियल सिस्टम, एनी काइंड ऑफ रियल सिस्टम, रेलवे सिस्टम, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, है ना, बिग बाजार सिस्टम, एनी सिस्टम, है ना, प्रोडक्शन सिस्टम, एनी सिस्टम. सो वी आर हैविंग ए रियल सिस्टम, है ना. व्हेन वी एनालाइज दैट सिस्टम वी मेक ए कंसेप्चुअल मॉडल. We make a conceptual model, and that conceptual model is converted into operation model with the help of programming. So when we do programming by any language or software, programming by language or the software, language maybe MATLAB, maybe C++, maybe SimScript, maybe SLAM, जितने भी अभी लैंग्वेज के नाम बताए थे packages. So with the help of those programming, this conceptual model converted into operational model. Converted into operational model, right? And we can also say that it is a computerized model. है ना? It is a computerized model. Coding part has been done, है ना, through coding part. And after we run it, we simulate it. So after the simulation we get the results. So after the simulation, execution of simulation, we get the results. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा पर बुक में है. तो आइडिया लग जाएगा आपको. हाँ. ऑपरेशन मॉडल के बाद में आ जाएगा execution of simulation so that we can get the results. ठीक है. So अब यहाँ पे देखें बहुत सारे एरोज लगे हुए हैं, लूप लगे हुए हैं ना. तो लूप्स के बाद देखिए
एक लूप लगा हुआ है कंसेप्चुअल मॉडल से रियल सिस्टम तक, है ना। हमने एनालिसिस की, हमने कंसेप्चुअल मॉडल बनाया, फिर उसको हम वैलिडेट करते हैं, है ना। Yes, sir. वैलिडेशन। सो वैलिडेशन कहीं भी हो सकता है। आपने जो चीज समझी है, जो कंसेप्ट समझा है, उसको आप अपने ग्रुप के अंदर अपने साथ के जो कुलीग्स हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो यदि वो भी उसको वैलिडेट कर देते हैं, उनके क्वेरीज आते हैं, तो दैट इज नोन एज कंसेप्चुअल वैलिडेशन, ठीक है। एंड आफ्टर एक और लूप लगा हुआ है प्रोग्रामिंग के बाद में मॉडल वैलिडेशन, है ना। जैसे आपने कोडिंग की, कोडिंग के बाद आपने उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या ये कोडिंग हमको सही रिजल्ट्स दे रही है ना। समटाइम्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर तो आपको पता लग जाती है कोडिंग में इमीडिएटली, कोई ब्रैकेट की प्रॉब्लम है, कोई डॉट रह गया है, कोई सिंटैक्स है, कोई फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, लाइक दैट। लेकिन कुछ लॉजिकल एरर्स होती हैं जो आपको इजीली पता नहीं लगती हैं कि प्रोग्राम तो रन करता है, कोई एरर नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आते, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए मैनुअल कैलकुलेशन से कुछ और रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमारी कोडिंग कुछ और रिजल्ट दे रही है, देन वी हैव टू वैलिडेट इट, है ना। तो उस वैलिडेशन के लिए आपको उस लॉजिकल एरर को कहीं न कहीं पकड़ना पड़ेगा कि कहीं फॉर्मूले में कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं पावर 5 की जगह 6 हो गई है, इसकी वजह से रिजल्ट गलत आ रहा है ना, या कोई वेरिएबल ही छूट गया है, या एक ही वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर हो गया है। सो मेनी थिंग्स इन कोडिंग, सो दैट इज नोन एज मॉडल वैलिडेशन। सो आप अपने कंसेप्चुअल मॉडल को भी वैलिडेट करते हैं और आप अपने कंप्यूटराइज्ड मॉडल को भी वैलिडेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब आप सिमुलेशन से आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल जाते हैं, तब आप उसको, वो भी एक मॉडल वैलिडेशन है कि आपने साइट पर भेज दिया, आपने यहाँ पे कोडिंग कर ली, दैट इज वर्किंग फाइन, व्हेन दैट मॉडल इज गॉन टू द साइट एक्चुअल, है ना। हमने कोई इन्वेंटरी मॉडल बनाया, हमारे जीएलए में तो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए वो इन्वेंटरी मॉडल था, वो इन्वेंटरी मॉडल जब इंडस्ट्री में गया तो वहां पे उसमें डिबग आ गए, उसमें एरर्स आ गए, ठीक है। सो दैट पार्ट आल्सो हैज टू बी टेस्टेड, verified, so that is model validation. And one more line is there between real system and results, calibration and validation. तो ये continuous process है ना, रिजल्ट से रियल सिस्टम पर, रियल सिस्टम से रिजल्ट पर, तो ये पूरा एक साइकिल है। सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब इसमें सिमुलेशन की टोटल प्रोसेस को रियल सिस्टम से लेकर रिजल्ट तक किस किस तरह से चीजें बदलती हैं, दैट इज गिवन, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेना, समझ लेना, है ना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी सारी सिमुलेशंस आप, अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, कब से एग्जाम है आपके? 18 को प्रैक्टिकल है। अब आज तारीख हो गई है 8, 9 हो गई आज, है ना, 9 है आज। बस 2-3 दिन क्लास और होनी है आपकी, ठीक है। तो हमारी तरफ से सिलेबस कंप्लीट है। और थ्योरी पार्ट जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको कुछ थ्योरी पार्ट बताया था, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ द सिमुलेशन क्या है, और स्टेप्स क्या होते हैं सिमुलेशन स्टडी में, ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं, और वो कौन सा, वो थ्योरी पार्ट कहाँ पे गिवन है, चैप्टर नंबर 1 में गिवन है ना। एक बार जरा पलट लेते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ द सिमुलेशन इज द चैप्टर 1, तो इसमें सिस्टम की डेफिनेशन है ना। सिस्टम की डेफिनेशन बहुत क्लियरली आनी चाहिए। असेंबलीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर फॉर ए स्पेसिफिक गोल, उनका गोल एक ही रहता है ना। तो सिस्टम की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल फिजिकल मॉडल होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, मैथमेटिकल के अंदर फिर स्टैटिक मॉडल होते हैं, डायनेमिक मॉडल होते हैं, है ना। डायनेमिक मॉडल के अंदर फिर न्यूमेरिकल मॉडल होते हैं, और न्यूमेरिकल मॉडल जो होते हैं वही सिस्टम सिमुलेशन है। सो दैट डायग्राम टाइप्स ऑफ मॉडल, दिस फ्लो चार्ट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5। तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, आप ड्रॉ करके बता सकें टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ये दिए हुए स्टेप्स इन सिमुलेशन स्टडी, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, देन मॉडल कंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 9, है ना। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, मॉडल कंस्ट्रक्शन है, डाटा कलेक्शन है, मॉडल प्रोग्रामिंग है, वैलिडेशन है, डिजाइन, अभी जो हमने पढ़ा वही सब है। ये सब स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन ही है ना। किसी भी सिस्टम को हम स्टडी करेंगे, पहले कंसेप्चुअल मॉडल बनाएंगे, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन एक तरह से। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं।
वही उन्हीं चीजों को पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मॉडल कंस्ट्रक्शन, डाटा कलेक्शन, मॉडल प्रोग्रामिंग, वैलिडेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन रन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, फेजेज ऑफ सिमुलेशन स्टडी दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे, एडवांटेजेस दिए हुए हैं, लिमिटेशंस ऑफ द सिमुलेशन टेक्निक भी दिया हुआ है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द सिमुलेशन टेक्निक, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन यही है, ये तो आपके क्वेश्चंस उसमें भी आए थे मॉड्यूल 1 में। तो ये थ्योरी पार्ट चैप्टर नंबर 1 का है, और अभी जो मैंने थ्योरी पार्ट बताया है वो सिमुलेशन लैंग्वेज का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर कौन सा में बताया है, 11 में बताया। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी पार्ट। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको चेक करता हूँ, व्हाट इज विल्सन फॉर्मूला, बताइए मोहिनी देवी, व्हाट इज विल्सन फॉर्मूला? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, वो बताएं प्रत्युष घर पे यदि याद हो तो, व्हाट इज द विल्सन फॉर्मूला? विल्सन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द लॉट साइज, है ना, लॉट साइज, और लॉट साइज इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2r by k, 2r by k, this is the Wilson formula, this is the Wilson formula. Economic order quantity, how much I have to order, how much I have to order for the minimum cost of the inventory system, how much I have to order for the minimum cost of the inventory system, so that is economic order quantity, है ना। one more important point is reorder point. Reorder point means when to order, when to order, कब ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें, how much order, how much to order, how much to order and when to order. These two things are very much important in the handling of the inventory systems. So in this inventory system, what is D, what is R, what is K, बताइए कोई भी आप में से। And we have also done the derivation for this formula. We have also done the derivation for this formula. We have derived it. Derive किया था कि नहीं किया था, याद आ रहा है? किया Yes, था। sir. Yes, sir. हमने derive किया था, है ना। So आप बिल्कुल उसमें रहिएगा, हर चीज जो आपको पढ़ाई गई है आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, जरूरी न्यूमेरिकली आएगा। इट मे बी के एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ले जाए, थ्योरी पार्ट भी आएगा, मिक्स पेपर, देयर विल बी मिक्स पेपर, some parts will be theory, some parts will be numerical, some parts will be maybe derivation. ठीक है, तो पूरा सिलेबस पढ़िए कंप्लीट। कैन यू डिराइव इट, एनी वन ऑफ, याद ही नहीं है तो डिराइव कहां से करोगे, है ना। फर्स्ट यू रिवाइज द होल सिलेबस, रिवीजन इज वेरी मच नेसेसरी। एग्जाम के दिन होगा नहीं कुछ आपसे, रिवीजन कर लीजिए जितना भी सिलेबस है। मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा था कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या मॉड्यूल 2 में कंसीडर करना है, क्या क्या मॉड्यूल 1 में कंसीडर करना है। तो विल्सन फॉर्मूला कौन से मॉड्यूल में कंसीडर करना है, ओके सर, बताओ। इट विल बी कंसीडर्ड इन Second. इन्वेंटरी सिस्टम का पार्ट है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड इन मॉड्यूल। एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वेंटरी सिस्टम विल बी कंसीडर्ड इन मॉड्यूल 2। सिमिलरली एवरीथिंग रिलेटेड टू क्यूइंग सिस्टम विल बी कंसीडर्ड इन मॉड्यूल 2, है ना। यू नीड रैंडम नंबर्स ईच एंड एवरी टाइम, है ना। सो द जनरेशन ऑफ द random number generation, ये टू क्या है ना, we have also done it. So random number generation will be the part of module 1, but the use of random numbers is necessary in module 2. तो random number तो एक तरह का कॉमन है, बिना इसके तो काम चल ही नहीं। So random number are very important. तो वो मॉड्यूल 1 में भी हो सकता है, मॉड्यूल 2 में भी हो सकता है उसका, ठीक है। द मेथड्स फॉर द रैंडम नंबर जनरेशन, द सर वेटेज ऑफ थ्योरी कितनी होगी? हाँ, वेटेज ऑफ थ्योरी कितनी होगी, मतलब थ्योरी कितनी आएगी, कितना लिखना है? हाँ, थ्योरी लगा लीजिए लगभग ये लगा लो 40-60 का रेशियो हो सकता है, या 30-70, दैट डिपेंड्स ऑन। ज्यादा है थ्योरी तो, इतनी तो। न्यूमेरिकल पार्ट विल बी मोर, 30-70, 30 विल बी द थ्योरी, ओके देन न्यूमेरिकल, और 40-60 है तो 40 प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
numerical will be more, but without considering theory you can't get the good marks, है ना. You have to ओके सर, अच्छा grade बनाना है तो दोनों पढ़ लीजिए आराम से. ठीक है. So random number generation का यहाँ पे भी यूज हो सकता है, और random observations है ना, सारी चीजें. आप बताओ इकोनॉमिक, मान लीजिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप कैसे निकालोगे, बताओ जरा. सब चीजें हमने क्लास में की है. कोई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आप रैंडम ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, बताइए बताइए. यस, एक्स माइनस बीटा. हाँ बोलिए, सही बोलिए, आपकी आवाज नहीं. सर 1 माइनस ई की पावर ए माइनस एक्स अपॉन बीटा. 1 माइनस e टू की पावर माइनस x अपॉन बीटा. बीटा ये तो fx के लिए है, ये तो आपने मुझे इसका fx बता दिया है ना. मैं तो क्या पूछ रहा हूँ, रैंडम ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे. सर इसको आप लॉग ले लेंगे, इंटीग्रेशन लॉग माइनस r. वो तो ले लोगे आप, मुझे तो आंसर बता दो ना कि क्या आंसर आता है. रैंडम ऑब्जर्व, मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन आ गया था, रैंडम ऑब्जर्वेशन डेवलप करिए, आप मेरे को 10 रैंडम ऑब्जर्वेशन बताइए. तो 10 रैंडम ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास 10 रैंडम नंबर होंगे, तो उन रैंडम नंबर की हेल्प से आप कैसे 10 रैंडम ऑब्जर्वेशन निकालोगे. तो उसके लिए कोई फॉर्मूला, लॉजिक तो लगाओगे. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला. सर माइनस बीटा लॉग 1 माइनस r. वेरी गुड, माइनस बीटा लॉग 1 माइनस r, दिस इज द रैंडम ऑब्जर्वेशन. ये है इसका फॉर्मूला, ऐसे ऐसे है ना. हमने क्वेश्चन करा था, आपको याद होगा. तो इसमें क्या है, बीटा क्या कहलाता है, मीन. बीटा क्या कहलाता है, मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. 1 माइनस r क्या है, रैंडम नंबर. तो यदि आपको 10 रैंडम नंबर मिल जाए तो क्या आप 10 रैंडम ऑब्जर्वेशन बता सकते हो, यस और नो. यस सर. बता सकते हो. आपको मीन मिल जाए और रैंडम नंबर मिल जाए. मान लीजिए मैंने दे दिया बीटा इक्वल टू 6, मैंने क्या दे दिया, बीटा इक्वल टू 6, और मैंने रैंडम नंबर दे दी 0.005, 0.009, है ना, 0.95, 0.97, 0.96, कुछ भी 76 लाइक दैट. ऐसे मैंने रैंडम नंबर दे दिया. तो क्या आप रैंडम ऑब्जर्वेशन बता सकते हो. 10 रैंडम नंबर है तो बता दो कि बड़े आराम से टेबल बना दोगे. यस सर, बना लेंगे. अब मान लीजिए टेबल बन गई, आपने रैंडम ऑब्जर्वेशन की टेबल बना दी. तो आपने क्या किया, इधर x ले लिया, x का फॉर्मूला लगा दिया, बीटा माइनस बीटा लॉग 1 माइनस r. इधर आपने क्या ले लिया, रैंडम नंबर r. तो इधर आपकी रैंडम नंबर हो गई, ये सीरियल नंबर हो गया. 1 2 3 हम तक चले गए आप 10 तक. ये टेबल आप बड़े आराम से बना लोगे. ठीक है. बीटा 6 दिया हुआ है, रैंडम नंबर दी हुई है, तो इस टेबल को ऑब्जर्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन जो भी आए तो इनका मीन कितना आएगा, बताओ. मीन कितना आएगा, कुछ भी आ सकता है. एक आइडिया कितना आना चाहिए. मीन इज ऑलरेडी गिवन. मीन इज ऑलरेडी गिवन. तो मीन कितना आना चाहिए, आंसर सर 6 आना चाहिए. 6 आना चाहिए, बिल्कुल सही है. देखो हमने किसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 6 है, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था. फिर हमने रैंडम नंबर लगा दी और हमने उसके ऑब्जर्वेशन ले लिए. फिर इन ऑब्जर्वेशन का यदि हम मीन कैलकुलेट करें, इन ऑब्जर्वेशंस का हम क्या कैलकुलेट करें, मीन कैलकुलेट करें, तो वो मीन जो है 6 के आसपास ही आना चाहिए, है ना. तो कभी कभी मान लो 5.95 आ जाता है, 5.75 आ जाए, 6.05 आ जाए, लेकिन आएगा 6 के आसपास. आप चेक कर सकते हैं बकायदा, आएगा 6 के आसपास. ठीक है. अभी आपने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, 10. अभी नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लेस.
इफ योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मोर, 10 की जगह पे 100, 100 की जगह पे 1000, if your number of observations are 1000 by using 1000 random numbers, then you will get the mean will be 5.99999. It will be very much accurate. इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें ऐसे इंटर रिलेटेड है आपस में, है ना। हो सकता है कि 10 ऑब्जर्वेशन में एरर आएगी, ये हो सकता है 5.95 भी ना आए, ये हो सकता है 5.65 आ जाए, तो एरर विल बी मोर। ठीक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन पे यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए एरर कितनी है, कैन फाइंड एरर कैसे निकालोगे? यू विल फाइंड द एक्चुअल मीन, जो भी x बार होगा, माइनस द गिवन मीन डिवाइडेड बाय द गिवन मीन इनटू 100, सो दैट विल बी द परसेंटेज एरर। क्लियर है कि नहीं है बताओ? परसेंटेज एरर क्या होती है भाई? हमारा तो 6 आना था, हमारा 5.95 आया है, तो हम डिफरेंस करके और डिवाइड करके 200 कर देंगे, तो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी, राइट? यस सर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग। अब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन किस मॉड्यूल का पार्ट है? मॉड्यूल 2 का पार्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए -30 से 60 के बीच में आपको 10 ऑब्जर्व, ये कोई मतलब रैंडम वेरिएबल है, एंड दैट रैंडम वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। So the random variable x is uniformly distributed between this range. So range is given, the lower range and the upper range. So can you find the 10 observations? The lower range plus Yes, sir. overall range into random number. हाँ, तो the formula will be x equal to A plus that this is the lower range, this is the upper range, है ना? Lower value, upper value. So the formula will be a plus D minus A into R. into random number. Very good, बिल्कुल सही। तो बस a पता है, b पता है, और रैंडम नंबर आपको टेबल से मिल जाएगी या क्वेश्चन में गिवन होगी। then you can find the 10 observations. You can find the 10 observations. सर ये इसमें बुक में लिखा हुआ है, ये होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। हाँ, it is also known as homogeneous distribution, है ना। Uniform is also known as homogeneous distribution. So in this distribution, if you take the mean, what will be the answer? बताओ कितना आना चाहिए, मतलब एक आइडिया। The lower value is -30, the upper value is 60. So the mean should come A plus B by 2. yes, -30 plus 60 by 2, so it is 15. तो इन सब का टोटल कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 14.99 आ जाए, हैं 14.5 आ जाए, 15.5 आ जाए, इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज होगा, देन यू विल द एरर विल बी लेस एंड योर मीन विल अप्रोच दिस वैल्यू, योर मीन विल अप्रोच दिस वैल्यू। ठीक है, करके देख लीजिएगा। आज का असाइनमेंट यही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के 10 वैल्यू निकालिए, उसका एवरेज निकालिए, चेक करिए कि वो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के 10 ऑब्जर्वेशन निकालिए बीटा इक्वल टू 6 से, और फिर ये चेक करिए कि वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 6 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की समझ आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की समझ आ जाएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन से ही फिर आगे चलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आज कौन कौन है क्लास में? सागर शर्मा है क्या?
कौशल यादव हैं, अंकुर हैं, लवकेश हैं, रोहित हैं, आकाश हैं, प्रत्युष हैं। सागर शर्मा तो है ही नहीं। चलो लवकेश सिंह हैं, लवकेश सिंह। यस, लवकेश सिंह। यस सर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस? बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यस सर। रिलेशन बताइए। तो वेरिएंस में तो समेशन होता है हाँ प्रोबेबिलिटी का एंड माइनस मीन का, हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस का रूट हो जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस, यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। और x बार का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी, x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये बताना है मैंने उस आपसे सिर्फ ये पूछा था। ओके सर। सिग्मा इक्वल टू रूट। और व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज गिवन बाय सिग्मा x स्क्वायर px माइनस माइनस x बार स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। है ना? वेरी गुड। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं? बताओ। ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये फॉर्मूले? कंटीन्यूअस के लिए या डिस्क्रीट के लिए? सर डिस्क्रीट के लिए है सर। यस, these are for the discrete distribution. These are for the discrete distribution. And what are the formulas for the continuous distribution? इंटीग्रेशन होगा, बताओ। x bar is इंटीग्रेशन ऑफ x into px, not px, x into fx, yes sir, है ना? into dx, fx यूज करते हैं और ये fx क्या है? Probability density function. density function. Yes, this fx is PDF, probability density function. तो जो स्मॉल fx है वो PDF होता है और जो कैपिटल fx है वो क्या होता है? Cumulative function. CDF, cumulative distribution function. और fx और fx में रिलेशन क्या है? मैं जिससे पूछूं वो बताए। रोहित कुमार सिंह बताइए, what is the relation between fx and fx? जस्ट आज की क्लास तो रिवीजन क्लास है ना? हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। fx और fx में क्या रिलेशन है? डिफरेंशिएशन है fx, किसका? fx का। तो मैं यदि ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो ये सही है गलत है? बताओ। ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है? fx equal to integration fx dx minus infinity to plus infinity, ये सही है कि गलत है? बोलो। तो सही है, Yeah, it is correct. It is तो correct. सही है। It is correct. It can also be written as fx equal to dy dx of fx. It can also be written in this form. Okay. So in the continuous distribution, this fx is generally given. So we can find the x bar by using this. और यहाँ लिमिट क्या होगी x bar की? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यदि फंक्शन कभी-कभी आप फंक्शन जो डेफिनेशन मिलती है 2x minus x square 0 less than x than 1 equal to 0 otherwise, ऐसे रहता है ना? कभी डेफिनेशन फंक्शन की ऐसे दी होती है। तो फंक्शन इज एग्जिस्टिंग ओनली विद इन दीज लिमिट्स, फंक्शन इज 0 for the other values, other limits, so our limits will be only this 0 to 1, the other part will be 0, function is not existing. सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। बोर्ड पर दिख रहा है ना आपको? तो ये थोड़ा सा मैंने fx को रिवाइज कर दिया, fx dx। अब जरा बताइए उसका क्या फॉर्मूला है वेरिएंस का कंटीन्यूअस के लिए? बोलो रोहित। सर इंटीग्रेशन x स्क्वायर fx dx वेरी गुड। माइनस मीन का स्क्वायर माइनस
x बार का स्क्वायर लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हर सिमुलेशन का कम से कम 10 स्टेप जरूर करके देख लेना। एग्जाम में बहुत लंबे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि 500 स्टेप्स के लिए करो, कम से कम 10 स्टेप जरूर करके देख लेना। कोई भी सिमुलेशन हो, केमिकल रिएक्टर हो, डू 10 स्टेप्स। परशूट प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। केमिकल रिएक्टर हो, डू 10 स्टेप्स। बालास्टिक प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। है पाई को वैल्यू निकालना हो, रैंडम वॉक प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। इन्वेंटरी प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप। क्वीन प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। बेकरी प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। 10 स्टेप क्लियरिटी होनी चाहिए। वन सर्वर प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। टू सर्वर प्रॉब्लम हो, डू 10 स्टेप्स। 10 स्टेप का वर्क आपका 15 मिनट में हो जाना चाहिए। पेपर 3 घंटे का होगा, कितनी देर का होगा? 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के वर्क में आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, जरा बताइए। सेक्शन ए में आपके पास होंगे 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं, इसमें आपको एक चॉइस होगी। You will get one choice. सेक्शन ए में मतलब 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 करने होंगे आपको। ध्यान देना, कई बार 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना, ध्यान से पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन। So you will do 5 questions, each 4 marks. तो और सेक्शन बी you have again 5 questions, 3 marks, है ना, there is no choice, all questions has to be done. In section C you have to run 3 questions, 5 marks, no choice. No, with one choice, you will get one choice. यहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 3 करने हैं। चॉइस आपको शायद 2 जगह मिलेगी, एक जगह कोई चॉइस देख लेना जैसा भी। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। 5 3 जा 15, 2 5 जा 15, 15 30 20 20 मार्क्स। How many questions? 5 5 3 13 questions. Time is 180 minutes. Time is 180 minutes, 3 hours. डिवाइड करिए, कितना मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइम? 180 डिवाइड बाय 13 करो। कितना आ रहा है? 13.8 13.8 है ना। अब उसमें बीच में कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ना है, सोचना भी है ना, तो इट दैट आल्सो टेक्स टाइम। तो आपके पास कुल मिला के 10 मिनट बचते हैं, 11 मिनट बचते हैं एक क्वेश्चन के लिए, 11 minutes. So in 11 minutes you have to do the 10 steps. That requires lot of practice. यदि आप 10 steps में आधा घंटा ले रहे हैं तो आप निश्चित मान लीजिए आपका क्वेश्चन छूटेगा, अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे आपके क्वेश्चंस। आपको आते होंगे फिर भी अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे। सो डू द टाइम मैनेजमेंट, है ना। घर में थोड़ी प्रैक्टिस करिए, टाइम घड़ी लगा के देखिए कि आप किसी प्रॉब्लम को कितनी देर में कर पा रहे हैं। आपका टाइम यदि 20 मिनट आ रहा है तो उसको रिड्यूस करके आप 13 14 मिनट 12 मिनट पर लेके आइए, ठीक है। इफेक्टिव बनिए, इफिशिएंट नहीं, इफिशिएंट के साथ इफेक्टिव बनिए, टाइम के अकॉर्डिंग काम कीजिए। समय ज्यादा नहीं है आपके पास, 13 क्वेश्चंस ओनली 180 मिनट्स, 11 मिनट फॉर वन क्वेश्चन, बहुत कम समय। लिखना है आपको, सोचना है, लिखना है, गुणा भाग करनी है, कैलकुलेटर भी चलाना है, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन 11 मिनट्स। मेरी बात समझ पाए आप? हाँ जी, Yes, sir. okay, so it is sufficient for today. If you have any query please ask, otherwise I will end, है ना। मैंने आपको today I have just given you the introduction, है ना, some theoretical part, some how to study the theoretical part, and what syllabus is in module 2, what syllabus is in module 1,
and about the time management and about some distributions, random observations, everything I have revised slowly, something. So, कोई query है तो please बताइए. Anything you want to ask? I think there is no query. Okay. Thanks for listening. Thanks.